आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि हमने अभी तक जो है वो आर्टिकल 51 तक जो है हम लोग ने चर्चा कर ली है। आज हम लोग 51 ए के बारे में बात करेंगे। और 51 ए क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना। 51 क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि हमारा मौलिक कर्तव्य जो है वो क्या है। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक जो है वो क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है मौलिक कर्तव्य? तो जैसे हमारे संविधान के बारे में हम बात करें तो हमारे संविधान में आप क्या देखते हो कि हम लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ये अधिकार हैं, हमें इन अधिकारों का इस प्रकार से प्रयोग करना है। वैसे ही हमारे संविधान ने ही भारत के हर नागरिकों के लिए एक कर्तव्य निर्धारित किया है। लेकिन ये कर्तव्य कहीं से भी जो है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यानी कुल मिलाकर हमारा संविधान जो है भारत के नागरिकों से ये कहता है कि भारत का नागरिक जो है वो क्या करेगा कि उसको ये सारे काम करने चाहिए। और इन सभी को जो है वो भाग 4A के अंतर्गत जो है वो रखा गया। भाग 4A यानी कि पार्ट 4A के अंदर जो है वो इसको रखा गया है। और इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया है जिसको कि आर्टिकल 51A या 51 क के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी की पुस्तक जब आप खरीदते हो तो आप देखते हो कि एनसीईआरटी की पुस्तक के कवर पेज के बाद ही जो है वो मौलिक कर्तव्य जो है दिया हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, कुछ भी दीजिए, तो आप क्या देखते हैं कि आपसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये प्रश्न कई बार आप लोग के सामने आते हैं और आप में से 99% लोग उसको गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक सी चीज़ें हैं जिसको मौलिक कर्तव्य में जोड़ता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो आज हम लोग एक करके उसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में जोड़ा गया है वो 42वां संविधान संशोधन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य एक ही चीज है। ठीक है ना। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब हुआ था? पार्ट 4A है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1976 यानी कि 1976 में हुआ था। भाग 4 के अंदर एक और भाग जोड़ा गया जिसको कि हम भाग 4 क या पार्ट 4A के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या बातें की गई हैं। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत अगर हम पार्ट्स में बात करें तो जो मूल कर्तव्य है उसमें क्या क्या बातें की गई हैं कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं वो क्या करें? भारत के संविधान का पालन करें। हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा धर्म ग्रंथ है? तो हम कहते हैं कि संविधान जो है वो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। संविधान से बड़ा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। ठीक है। संविधान से बड़ा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ चीज़ें होंगी, देखिए कई सारे देश ऐसे हैं जिन देशों में अगर हम बात करें तो उन देशों में आप देखो कि धर्म के आधार पर वहाँ का कानून होता है। आप मुस्लिम देशों को देखिए जहाँ की आप देखोगे कि सरिया कानून होता है ना। लेकिन हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है। हमारा देश क्या है? सेकुलर है। तो सेकुलर जब हमारा देश है तो यहाँ धर्म से बड़ा क्या हो गया? संविधान हो गया। क्योंकि हमारे देश के बारे में मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमारा देश क्या है? हमारा देश जो है वो विविधता में एकता का प्रतीक है, यानी कि डाइवर्सिटी एंड यूनिटी है। ठीक है। जब डाइवर्सिटी इन यूनिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे किसी एक धर्म को लेकर आगे बढ़ सकते हैं? तो इसी को लेकर जब मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया, समान नागरिक संहिता की बात की जिसके का उल्लेख डीपीएसपी में किया गया है, तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अभी जिस प्रकार से हमारे देश का समाज है, समान नागरिक संहिता को लागू करना बहुत ही आसान नहीं है। हो सकता है कि इसको हम दबाव में कर दें, लेकिन कहीं ना किसी ना किसी के बातों को हम दबाएंगे इसके माध्यम से, है ना। तो अब लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है? हमारा यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में क्या कहा जा रहा है कि हर व्यक्ति जो है वो क्या करे? संविधान का पालन करे। और संविधान में जो भी आदर्श हैं, क्या संविधान में आदर्श हैं? तो संविधान की जब प्रस्तावना को आप पढ़ते हो, जब प्रस्तावना को, प्रियम्बल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जब भी संविधान की प्रस्तावना को या प्रियम्बल को आप देखते हो तो बार बार किसकी बात करता है? वो बार बार भाईचारे की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, देश की एकता की बात करता है, अखंडता की बात करता है, न्याय की बात करता है। आप संविधान में देखोगे तो कहेगा सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। इन सारे न्यायों के बारे में बात करता है। और इन्हीं न्याय को जो है वो क्या किया जाता है? हमारे देश का जो कानून है वो मानता है। आपके अंदर भी धीरे धीरे भावना आ चुकी है कि आप क्या करते हो? सामाजिक न्याय मानते हो।
और आप कहते हो कि देखिए हमारा संविधान कहता है कि हमारे संविधान में जात पात कुछ नहीं होता है, धर्म कुछ नहीं होता है, तो आप यही करते हो सकता है कि पहले आप अगर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यानी कि स्वर्ण हो, और पहले आप देखते थे कि पहले सुनने में आता था कि देखो ये अछूत जात है, तो आप एक दूरी बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे आप क्या हो गए, इतने जागरूक हो गए हो कि आप दोस्ती बनाने से पहले सामने वाले से पूछते हो क्या कि तुम्हारी जाति क्या है, आप कभी उससे पूछते हो तुम्हारा धर्म क्या है। ये धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी भावना आ गई है कि आपने जाति को, धर्म को, सबको किनारे कर दिया और आपने दोस्ती बनाई, है ना। सामने वाले दोस्त से थोड़ी पूछते हो कि भैया कौन जाति के हो तुम, पूछते हो क्या, नहीं पूछते। सामने वाला अगर कुछ खा रहा है तो आपके बीच की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि हो सकता है उसके हाथ का छीन के आप खा लेते हो, खाते हो ना, तब तो आप नहीं पूछते हो। लेकिन यही पहले क्या था, पहले होता था कि अगर वो बगल से गुजर जाए तो भी निम्न जाति का अगर हो तो उस रोड को जो है धुलवा दिया जाता था, रोड को जो है साफ करा दिया जाता था। तो ये जो बातें हमारे अंदर धीरे धीरे जो आ रही हैं, ये हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें हमारे अंदर स्वतः ही आ रही हैं। क्यों? क्योंकि समाज धीरे धीरे जाति और भाषा, जाति और धर्म से जो है वो क्या हो रहा है, बंधन युक्त मुक्त हो रहा है। तो आर्टिकल 51 का जो क है, यही कह रहा है कि हम इसके जो भी आदर्श हैं, उन आदर्शों को जो है वो माने और उसको मानकर आगे चलें। जो भी संस्थाएं हैं, संस्थाएं जैसे कि न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, है ना, जो भी चीजें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं का हम क्या करें, सम्मान करें। आप न्यायपालिका अगर कुछ आदेश देती है तो आप उसको मानते हो, कार्यपालिका की तरफ से कोई नियम कानून आते हैं, विधायिका की तरफ से अगर कोई बातें होती हैं तो आप उसको मानते हो, समझते हो, पुलिस प्रशासन अगर आपसे कुछ कहती है तो आप उसको मानते हो। तो ये भारतीय संविधान में हमें मौलिक कर्तव्य, इसीलिए आप देखोगे कि एनसीईआरटी की किताबों के बारे में जब मैं उल्लेख करता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी की किताबों में ये सारी बातें जो हैं वो स्टूडेंट के टाइम, आप देखो क्लास 6, 7, 5th की भी एनसीईआरटी उठाओगे तो क्यों बताता है, क्योंकि वो जानता है कि जो बच्चा होता है वो क्या है, अभी अभी अबोध है, उसको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है। एक छात्र जो होता है वो एक मिट्टी की तरह होता है ना, जिसको कुम्हार के हाथ में दे दो तो घड़ा बना देता है, और कुम्हार के हाथ में देखो तो कुछ और बना देता है। कहते हैं ना कि वो कच्चा जो है बांस होता है, ठीक है, हाँ, चीलम भी बना देता है और घड़ा भी बना देता है। घड़ा जो है वो क्या देगा, ठंडक देगा, और चीलम जो है वो क्या करेगा, आग देगा। तो सिंपल सा चीज है कि हर छात्र, हर युवा, हर जो स्टूडेंट होता है, उसके जीवन में उसके गुरु की भूमिका क्या होती है, या तो उसके अंदर जो है वो क्या करेगा, शीतलता भर देगा। शीतलता मतलब सौम्यता, नम्यता, है ना, और हो सकता है कि उसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा क्रोध भी भर दे। तो हमारा संविधान में जब ये जो आप देखोगे, आप देखो कि आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज दिया है। यानी कि हमारे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी हो। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं करना। और आप देखते हो, अगर आपके सामने भारत का तिरंगा अगर कहीं गलत स्थिति में देखने को मिले तो आपका खून खौल जाता है ना। आप राष्ट्रध्वज के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये भर दिया गया है कि आपका कर्तव्य है राष्ट्रगान का आदर करना। ठीक है, अब एक वाक्य मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आप देखते थे कि पीवीआर सिनेमा हॉल में अगर आप लोग गए होंगे पिक्चर देखने, तो जब पिक्चर स्टार्ट होती थी तो उसके पहले राष्ट्रगान बजता था, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाते थे। लेकिन देश के कुछ क्षेत्रों में एक बातें और भी सुनने को मिली, और वो बातें क्या सुनने को मिली कि राष्ट्रगान जब बजता था तो कुछ लोग अपने सीट से उठते नहीं थे। इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद शुरू हुआ, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, और वो आदेश क्या था कि राष्ट्रगान का आदर करना मौलिक कर्तव्य है, और आप जबरदस्ती किसी से उसको कर्तव्य नहीं करा सकते हो, है ना। तो राष्ट्रगान का जो है वो आदर करना, या राष्ट्रध्वज का आदर करना जो है वो क्या है, किसी के अंदर, उसके अंदर से आएगा, स्वतः आएगा। आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हो। जैसे कि मान लो कि कोई एक नई बहू आई है किसी घर में, है ना, और आप उसकी सास जो है जबरदस्ती नहीं कह सकती कि पैर दबाओ, सेवा करो, है ना। वो उसके संस्कार में है कि अपने बड़ों की सेवा करना है कि नहीं करना है। पता चला कि वो अपने बड़ों की सेवा करना उसके संस्कार में अगर नहीं है, तो आप जोर जबरदस्ती से उसके साथ कुछ नहीं करा सकते हो, आप उससे कुछ नहीं बोल सकते हो। बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो, है ना। तो वो संस्कार है। तो आप जबरदस्ती किसी से कहोगे कि ये कर्तव्य करो, तो 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन विरोध कर देगा, होता है ना नॉर्मली। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भैया राष्ट्रगान का आदर आप जबरदस्ती किसी से कैसे करा सकते हैं, आप कैसे किसी से कह सकते हैं कि राष्ट्रगान का आदर करो, है ना। और इसको लेकर कई जगह हुआ था, पीवीआर में कई लोगों ने क्या किया, जो बैठे हुए थे उसको मार पीट दिया था। बहुत ही विवाद की स्थिति जो है वो आई थी। और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, गूगल पर जब आप देखोगे नेशनल एंथम और पीवीआर ऐसे करके सर्च मारोगे तो एक लाइन से आपको 5-6 साल के अंदर घटी हुई बहुत सारी घटनाओं के न्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आर्टिकल, इसमें मौलिक कर्तव्य में क्या क्या चीजों का उल्लेख किया गया है।
तो याद रखिएगा, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। अगर ये ऑप्शन में कहीं दिखे तो आपको टिक करना है कि हाँ ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। आप देखते हो कि आप कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो या किसी भी सार्वजनिक स्थान पे जाते हो तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे कि हम अपने शहर की बात करें तो आप देखते हो चित्तू पांडे आपको नजर आते हैं। 1942 में उनका योगदान हमें पता है। हम जानते हैं कि हम उस धरती से हैं जहाँ से क्रांति की बिगुल फूटती है, चाहे वो 1942 हो, चाहे 1857 हो, चाहे 1975 हो, चाहे आज का समय हो, है ना। ये एक दिन मैंने स्टेटस भी डाला था इस बात को लेकर कि है भैया क्रांति जो है कहाँ से फूटती है, यहीं से। शुरुआत हम ही लोग करते हैं, है ना। बागी बलिया ना, तो बगावत की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है ना। अब हो सकता है कि उसकी लॉ जो है वो धीरे धीरे और जगह असर देगी, लेकिन होता है यहीं से। तो मान लीजिए कि हम मंगल पांडे जी की बात करें, चित्तू पांडे जी की बात करें, या जिस भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करें, हम गांधी जी के आदर्शों को सीखते हैं, सुभाष चंद्र बोस से, हम भगत सिंह से, यानी कि इनके जो भी हैं उनको हमें क्या करना है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना है उस राष्ट्र प्रेम की भावना को अपने हृदय में संजो कर जो है वो क्या करना है, अपने अंदर भी जो है वो राष्ट्र प्रेम को जो है वो बनाए रखना है ना। तो इस चीज को जो है वो ध्यान रखना है। समझ में सभी को आ रहा है ना, ठीक है। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला, और इसीलिए आप देखिए कि इस साल हम लोग क्या मना रहे हैं, आजादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस अमृत महोत्सव का मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम जब 75 साल के हो चुके हैं तो इस 75 साल का हमारा जो देश का आज़ादी हो चुका है, तो देश की आज़ादी के 75 साल में कई सारे स्वतंत्रता जो सेनानी थे वो अब हैं नहीं, लेकिन उनके जो कर्तव्य, उनके जो कार्य थे, उन कार्यों से हम क्या करें, लोगों को ज्ञान कराएं। इसलिए आप देखो, अच्छा ये भी देखें, अब हम लोग बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, ठीक है। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि इस समय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी, और योजना आदिवासी जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको ध्यान में रखते हुए, बिरसा मुंडा जी को ध्यान में रखते हुए लोगों को बताया गया कि देखिए हमारे जो मूल निवासी हैं, हमारे आदिवासी जो हमारे पूर्वज हैं, है ना, चाहे वो झारखंड के क्षेत्र से हो, चाहे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से हो, चाहे मध्य प्रदेश के क्षेत्र से, है ना, तो वो सारा जो है वो क्या है, वो सारे के सारे किस प्रकार से अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राणों की जो है तिलांजलि दी, अपने प्राणों का जो है निछावर किया, उन सभी को जो है हमें जानना है, तभी तो हम जानेंगे ना। नहीं तो हम तो बस आज़ादी में गांधी जी के योगदान के बारे में ही पढ़ते हैं, गांधी जी के अहिंसा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम तो बहुत सारे ऐसे सेनानियों के बारे में नहीं जानते हैं जिन्होंने अपना घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, शिक्षा त्याग दी, सब कुछ त्याग दिया, है ना। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है। हमें भगत सिंह जी के बारे में बहुत जानकारी अभी भी नहीं है, ठीक है। राजगुरु के बारे में, आपको गांधी जी के बारे में जितनी जानकारी है क्या उतनी सुखदेव और राजगुरु के बारे में जानकारी है, ठीक है। आपको क्या उतनी जानकारी जो है बिरसा मुंडा जी के बारे में है जितना गांधी जी के बारे में है? क्या उतनी जानकारी आपको सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु कैसा हुआ आज तक हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमें इस तरीके से सारी चीजें बताई गई हैं जो पूर्ववर्ती जो भी लोग थे उनको ऐसा महसूस हुआ, या पूर्ववर्ती जो भी सरकार थी उनको महसूस हुआ कि बताना है। मैं बार बार बातों बातों में एक बार ये कहा कि मुगल के जो भी राजा थे, है ना, उनका इतिहास तो हमें पता है, लेकिन हमें राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में नहीं पता है कि उनके पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, या उनके आने वाले वंश कौन थे। तो इतिहास को हमें इस प्रकार से रख दिया गया। हमें बोला जाएगा कि हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, है ना, जफर, हमको पूरा पता है कि कौन उसमें जो है वो रंगीला शाह था, कौन उसमें जो है वो क्या था, सब हम बता देंगे, लेकिन में बहुत सारी जानकारियां नहीं है। तो इतिहास को जिस प्रकार से हमारे समक्ष रखा गया है, इसलिए आप देखोगे कि वर्तमान सरकार जो है वो इतिहास को बहुत सारी चीज़ों को बदल रही है। कई जगह आपने देखा होगा सिलेबस जो है वो चेंज भी हुए हैं, जिसका विरोध हो रहा है ना, लेकिन भाई इतिहास को तो जानना है। तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य जो है वो, मौलिक कर्तव्य में जो दूसरा पॉइंट है कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं, उनके जो भी उच्च आदर्श हैं, उनके बारे में लोगों को क्या करना है, बताना है। क्यों? क्योंकि हमें जानना है कि हमारे देश का इतिहास जो है वो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने मनीष कश्यप वाली जो लाइन ली थी और उसके ऊपर बात की थी, और उस पर मैंने अनअकैडमी पे एक वीडियो भी डाला था वाईफाई 2.0 पर, और जिसके बाद कितनी सारी सुंदर सुंदर जो है वो प्रवचन मेरे ऊपर हो गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल 2-3 न्यूज़पेपर को देखा, जो बातें मैंने लिखी वही नेशनल न्यूज़ चैनल ने भी उन बातों को जो है वैसे ही हूबहू रखा है कल में। मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट भी उन न्यूज़ चैनल का रख लिया है, और मैंने एक टीचर का भी नाम मैंने साथ में जोड़ा हुआ था, है ना।
उस टीचर के का भी जो नाम है वो नेशनल न्यूज़ चैनल अब फ्रंट पे लेकर आ रहे हैं कि ये महाशय जो हैं वो इस मुहिम में जो है वो साथ में बहुत सपोर्ट कर भी रहे थे। ठीक है, बातों को समझिएगा। अब जब हम बात करते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमें। ठीक है, देखो भारत में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, समस्या किस चीज़ की है? समस्या ये है कि आजकल हम टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि जिसको मन करे माइक उठा लेगा, जिसको मन करे मोबाइल चालू कर देगा और रिपोर्टर बन जाता है ना। भाई उसको कुछ ज्ञान नहीं है, उसको बस एक ही चीज़ पता है कि चिल्लाना कैसे है ना। उसको कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, बस उसको चिल्लाना आता है और चिल्लाएगा वो, और चिल्ला के अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस समय यही दिक्कत हो रहा है। समस्या क्या है कि आपको यह पता है कि आर्टिकल 19 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी दे रहा है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में आप अपने देश की एकता अखंडता को कैसे तोड़ रहे हैं। अब मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना भी हमारा ही काम है। तो हम ऐसे कोई काम क्यों करें जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर जो है वो आंच है ना। तो अधिकार अगर हम मान रहे हैं तो हमें कर्तव्य भी करना होगा। अगर आप ये कहते हो कि भैया हमारा अधिकार है इस चीज़ को, तो आपकी कर्तव्य है। जैसे आप कहोगे कि सर हमारा अधिकार है कि हमें आप यहाँ मस्त एकदम ठंडी में बैठाएं, तो आपका कर्तव्य क्या है कि पैसा टाइम पे चुकाएं। ठीक है, तो समझ रहे हो ना। तो दोनों जो है वो तभी चलेगा, गाड़ी का जब दोनों पहिया जो बराबर जब चलेगा तभी तो गाड़ी होगी ना। इसलिए तुम देखोगे ट्रैक्टर, और देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखो, कभी तुम ट्रैक्टर को 200 के स्पीड पे दौड़ा पाओगे? कारण चक्के बराबर नहीं है। ठीक है ना। लेकिन तुम दोनों चक्के अगर तुम उसी साइज के कर दोगे, चाहे छोटा वाला साइज चाहे बड़े वाला साइज, तो तुम दबा लो जाओगे, क्योंकि इंजन तो बड़ा मजबूत है उसका, तो स्पीड तो पकड़ेगी। लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ाओगे तो क्या होगा? दिक्कत है। तो जीवन में अगर बैलेंस चाहिए, तो बैलेंस चाहिए तो मतलब क्या होना चाहिए? दोनों बराबर होना चाहिए। संतुलन ही जीवन है ना, बिना संतुलन के जीवन जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो संतुलन जो है वो आपको बनाए रखना होगा। ठीक है, बातों को हम ऐसे ऐसे देखो, संविधान के माध्यम से अपनी बातें भी रख दी। ठीक है, चले कोई नहीं। देश की रक्षा करे, आह्वान किए पर राष्ट्र की सेवा करे। अब देखिए हम क्या, देखो एक होता है जब हम देश की सेवा के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो क्या नजर आते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी का हमें स्लोगन याद आता है, क्या? जय जवान जय किसान। तो हम जानते हैं कि एक जगह किसान और दूसरी जगह जवान, लेकिन फिर अटल जी आए और उसको जोड़ क्या दिए? जय विज्ञान। ठीक है ना। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अच्छा, शास्त्री जी ने क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि उस समय विज्ञान का उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन विज्ञान। और आज ही मैंने करंट अफेयर्स पे क्लास ली है, शायद अगर आप लोगों ने उसको देखा नहीं होगा, है ना। तो मैंने उसी क्लास में आपको इसरो के बारे में बताया, और मैंने कहा ये इसरो 1,000 करोड़ रुपए जो है वो कमा चुका है मात्र एक साल में। 1,000 करोड़ रुपए कहां से? विदेशियों के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। और ये वही इसरो है जिसके पास कभी मंगलयान या चंद्रयान भेजने के लिए पैसा नहीं रहता था, और सरकार कहती थी कि हमारे पास फंड नहीं है। और क्या तुम लिखित में कह सकते हो कि जो हम फंड तुमको देंगे और जो तुम लॉन्च करोगे वो सक्सेसफुल होगा? तो इसरो ने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई, जिसका मैंने आज फिर से मैं चर्चा किया था, मॉम के बारे में बात किया था, है ना। मार्स जो ऑर्बिट मिशन था, मॉम, जिसको हम मंगलयान के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने बात किया कि हमारे देश की जो महिला वैज्ञानिक थे जो उसमें जुड़ी हुई थी, इस मिशन में जुड़ी हुई थी, उन्होंने सेम वही स्ट्रेटजी अपनाई जो अपने किचन में अपनाती हैं। सवेरे की क्लास देखोगे तो आपको ज्ञान होगा। कौन सी स्ट्रेटजी? पूड़ी पकाने के समय की जो स्ट्रेटजी, जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो तो गैस को बंद कर दो, और जब तक गर्म हो तब तक आप 5-6 पूड़ी उसमें 10 पूड़ी गर्मी के हिसाब से निकाल सकते है ना। उस समय उसने क्या किया? ईंधन बचा लिया। सेम इसी का प्रयोग किसने किया? हमारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने किया, और उन्होंने क्या किया कि मंगल मिशन को जो है वो पहुंचा दिया वहां। ठीक है, तो यही क्या है? जुगाड़ टेक्निक। और इसी जुगाड़ टेक्निक में जो है क्या किया? पहले प्रूफ किया। किसने? हमारे इसरो ने प्रूफ किया कि हम सबसे सस्ते लेकिन सबसे किफायती हैं और सबसे विश्वसनीय हैं। तो जीवन में आपको भी ध्यान रखना होगा। जब मैं उस टॉपिक को पढ़ा रहा था मैंने 2-3 चीज कही थी। मैंने कहा था इसरो से आपको बहुत सीखना होगा। इसरो लगातार 10 बार फेल हुआ, है ना। कभी उसने उड़ाया तो कभी यहां गिर गया, कभी वहां गिर गया। और इस समय इसरो अगर हम बात करें तो उसके बाद लगातार 1-2 अगर बीच में असफलताएं मान लें तो लगातार 84 बार सफल हुआ। और देश और विदेश का मिला दें तो 100 से अधिक बड़े बड़े जो है वो क्या कर चुका है? अंतरिक्ष मिशन कर चुका है। अगर इसरो अपने उस 10 असफलताओं के बाद रुक जाता तो क्या इसरो
तो इससे सीखना है आपको। आप लोग सीखते नहीं हो, क्या नहीं सीखते हो? आप लोग ये नहीं सिखलते हो कि हर असफलता क्या कहती है आपसे। कभी असफलता को ध्यान में अ को अगर किनारे करके कहो तो अ का मतलब क्या होता है? आना। वो आपको बुला रही है, आओ फिर से सफल हो जाओ, ठीक है ना? क्योंकि इम्पॉसिबल भी खुद क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। असफलता भी यही कहती है कि आ सफल हो जा, ठीक है ना? तो हर जब असफलता मिले तो आपको असफलता क्या बताती है? आपको ये बताती है कि ये नहीं, थोड़ा सा और। लेकिन आप में से 99% क्या होते हो? जैसे ही एक असफलता मिलती है आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हो और फिर कहीं और इन्वॉल्व हो जाते हो, है ना? तो आपसे बार बार यही कहा जा रहा है कि देश की रक्षा करने के बारे में आह्वान किया जा रहा है। और देश की रक्षा का आह्वान जब किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही अपने देश की रक्षा करें। जरूरी नहीं कि आपके हाथ में हथियार जब हो, आप सीमा पे हो, या आप किसान हो, आप खेत में हो, या आप वैज्ञानिक हो, तभी अपने देश की रक्षा करें। आप सबका कर्तव्य क्या है कि देश के जितने भी कानून हैं उन कानून का पालन कीजिए। आपका कर्तव्य क्या है? भाईचारा बनाए रखिए, तो देश में शांति रहेगी। आपका कर्तव्य क्या है कि देश विरोधी बातें ना कीजिए, तो शांति बनी रहे। आपका कर्तव्य क्या है कि सार्वजनिक जो भी संपत्तियां उनको नुकसान ना पहुंचाए, तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो देश का रक्षा का मतलब ये नहीं है कि देश के बॉर्डर पे खड़े होकर रक्षा करें। देश के अंदर भी आप जहां हैं वहीं से अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें और स्त्रियों का सम्मान के जो विरुद्ध। अब मौलिक कर्तव्य भी कहता है। दोस्तों, बाबा साहब को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो बाबा साहब ने दलितों के बारे में बात किया। और दलित को ये किसी जाति से लेकर नहीं चलते थे। दलित का मतलब क्या था? समाज का वो दबा कुचला वर्ग जो कि बहुत पीछे है, और समाज का जो अग्रणी है वो उसको दबा दिया। और उसमें उन्होंने सबसे पहले दलितों में अगर किसी को रखा तो महिलाओं को रखा। कहा कि महिला से बड़ा दलित कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पितृसत्ता समाज में जो है, पुरुषों के वर्चस्व में जो है, वो महिला हमेशा दबा दी जाती है ना? उनकी आवाज को जो है वो क्या किया जाता है? दबा दिया जाता है, और उनके अधिकारों को कुचल दिया जाता है। तो ऐसा कोई भी कुरीतियां जिससे कि आपको ये लगे कि आपके समाज में महिलाओं का असम्मान हो रहा है। जैसे तुम देखते हो ना, बोलचाल की भाषा में गाली जब देते हो तो हमेशा गालियों में जो है वो महिला प्रधान गाली ही होती है। कभी कभी पुरुष प्रधान गाली दिया है? तो ये जो महिला प्रधान जो गालियां होती हैं, जो आप लोग लड़ाई झगड़े में आपके मुंह से फटाक से निकल जाता है, उससे आप क्या बताते हो? आप यही बताते हो कि आप पुरुष हो और वो महिला है। आप, वो जो गालियां बनाने वाले जो लोग होंगे ना पहले वाले, वो भी ऐसे ही होंगे जिनके दिमाग में जो है पितृसत्ता समाज हो। इसलिए अब देखोगे धीरे धीरे महिला जब सशक्त होंगी तो हो सकता है वो पुरुषों के ऊपर जो है वो गालियां देना शुरू। कभी ऐसा भी समझ आए, ऐसा आएगा, है ना? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो चीजें हैं उसको आप देखोगे तो कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी कुरीति जिससे कि आपको ये लगे कि समाज में जो है वो द्वेष की भावना आ रही है, महिलाओं का असम्मान हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी सारी चीजों को, ऐसे सारे संस्कारों को क्या करना होगा? आपको हटाना होगा। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। देखो, कहा जाता है कि भारत का जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है ना? हमारे वेदों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अभी भी विज्ञान, अभी देखो कुछ दिन पहले की मैं बात करूं, अभी कल या परसों ऐसा हुआ था ना कि चंद्रमा के नीचे जो है शुक्र लटक रहा था, है ना? है ना? चंद्रमा के अंदर शुक्र, तो उसको बहुत लोग जो है वो अलग अलग चीज कह रहे थे। ठीक है, कोई चंद्र घंटा कह रहा था, कोई ये कह रहा था भगवान शिव के इस पे है, कोई कहाँ का, ये बाबा वैद्यनाथ का फोटो भेजा था, ठीक है, कोई माँ दुर्गा का जो है वो बिंदी का बना के भेज रहा था, है ना? जो मुस्लिम भाई थे वो अपने रमदान के साथ उनको जोड़ रहे थे। सब अपने अपने हिसाब से उनको जोड़ रहे थे। लेकिन आपको पता है कि हमारा विज्ञान, हमारा ज्योतिष जो है वो इतना एडवांस है कि जो चीज़ें विज्ञान ने हमें जो नज़र आया था, वो चीज़ अगर आप उस दिन का, उस समय का अगर ज्योतिषाचार्य करें, तो मतलब जिसको ज्योतिष का नॉलेज अगर वो करें, तो आप देखेंगे कि उसमें ये लिखा हुआ था कि वो समय आएगा जब शुक्र, चंद्रमा, गुरु और शनि एक ही घर में विराजमान होंगे और सब एक लाइन से होंगे। हाँ, है ना? तो ये सारी चीजें जो है वो होंगी। तो ये कहाँ से आया? हमारा खगोल शास्त्र, हमारे वैज्ञानिक, मतलब हमारे जो ज्योतिष है ना। अब देखो हो क्या रहा है ना, अब आजकल जो पंडित जी बन रहे हैं, पढ़े लिखे पंडित जी तो है नहीं, जिसको देखो पंडित जी बन जा रहा है अपने वंश के आधार पर, ठीक है। लेकिन आज भी जिसको ज्योतिष का ज्ञान बहुत शानदार है, अगर वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है ना, और उसकी कैलकुलेशन शानदार है, तो वो बता सकता है कि आज से 10 साल बाद कौन सी घटना घटने वाली। आप पंचांग उठाइए, उस पंचांगों में इस चीज़ के बारे में उल्लेख रहता है कि फलाना तारीख को फलाना बजे जो है बारिश होने वाला है ना?
इसी को देख के पहले के हमारे जो लोग थे, तो यही हमारा ये मौलिक कर्तव्य जो है इसमें क्या कहता है कि भैया हमारा जो संस्कृति है, जिसमें हम वेदों की बात करें, हम पुराणों की बात करें, हम धार्मिक ग्रंथों के बारे में बात करें, उसको बचाओ। हमारे जो चरक संहिता थे, सुश्रुत थे, ये सब जो लोग थे, है ना, आज जो बातें हो रही हैं, ठीक है, कभी कभी लोग हमारा मजाक उड़ा देते हैं जब हम कहते हैं कि भगवान गणेश के जो है वो, जब हम कहते हैं ना कि वो हुआ है, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसप्लांट हुआ है ना, तो कई लोग मजाक उड़ा देते हैं कि इंसान में हाथी कैसे लग सकता है, लेकिन कभी इंसान, वो जो मतलब जानवर और इंसान ऐसे एक कैसे हो सकता है, लेकिन वही इंसान कभी ये नहीं बताता है कि दवाओं का सबसे पहला परीक्षण चूहे के ऊपर ही किया जाता है, और चूहे पे अगर परीक्षण सफल हो तो इंसान पे सफल माना जाता है। वो व्यक्ति ये नहीं बताता है कि अगर इंसान का फेफड़ा खराब हो जाता है तो चिंपांजी का फेफड़ा लगा दिया जाता है और सफल रूप से काम करता है। ठीक है ना, तो मजाक करने के लहजे में वो बातें तो कह देता है, लेकिन वो बातें फिर नहीं कह पाता है ना, तो मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे तो अपनी श्रेष्ठता कैसे दिखाएंगे? जब सामने वाले को तुम नहीं कहोगे यार तुम तो कुरूप दिख रहे हो, और फिर अगला लाइन बोलोगे मैं तो तुमसे स्मार्ट हूं, ये जब तक ये लाइन आप नहीं दोगे तो सामने वाला कैसे फील करेगा कि वो तुमसे कमजोर है? तुम बोलोगे यार तुम तो बहुत गंदे हो, तुम तो पढ़ने में अच्छे नहीं हो, तुम्हारा मुंह कैसा है, जानते हो वो वाली लड़की तुमको भाव क्यों नहीं दे रही थी? क्योंकि तुम्हारा मुंह है बंदर जैसे, और मुझे 4 बार देख रही थी। अब दूसरी बात है कि देखो, जरूरी नहीं कि व्यक्ति हर सुंदर चीज को भी देखता है, हर कुरूप चीज को भी देखता है, लेकिन हो सकता है 4 बार उसको इसलिए देख रही थी, उससे ज्यादा कुरूप तुम लग रहे थे इसलिए वो तुमको देख रहे थे, उससे बड़ा वाला बंदर तुम लग रहे थे इसलिए तुमको देख रहे, लेकिन तुमको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि वो बंदर है और तुम अच्छे हो। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना, कि सामने वाले को जब तुम खराब नहीं दिखाओगे, तो ये बार बार यही कहता है कि हमारा जो भी, ठीक है, ये सारे सड़े हुए एग्जाम्पल मैं बाद में इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आपको याद रहेगा। तुम लोग एग्जाम्पल याद रख लेते हो, मेन चीजें भूल जाते हो। ठीक है, चलो आगे। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। देखो दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, भारत की जो संस्कृति है वो प्रकृति पूजक संस्कृति है। प्रकृति पूजक यानी कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, हम नीम की पूजा करते हैं, पीपल की करते हैं, बरगद की करते हैं ना, यानी कि हम वृक्षों को क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। हम जल की पूजा करते हैं, गंगा मैया, हम नर्मदा मैया, जल की हम पूजा करते हैं। हम बार बार कहते हैं जल ही जीवन है। हम भूमि की पूजा करते हैं, कोई भी नया काम होगा तो उसके पहले हम भूमि पूजन करेंगे, ठीक है ना। तो जल, जंगल और जमीन, जो कि आज भी हमारे जो मूल निवासी हमारे आदिवासी भाई हैं, वो इन्हीं की पूजा करते हैं। जल, जंगल, जमीन, प्रकृति पूजक। तो प्रकृति पूजक है तो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? हमारा मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि इस प्रकृति में जो भी चीज है, चाहे जल हो, चाहे जंगल हो, नदी हो, वन हो, तालाब हो, उन सभी की क्या करना है? रक्षा करना है। पहले आपको याद होगा कि आपके गांव में जो है बहुत सारे तालाब हुआ करते थे, धीरे धीरे वो सारे तालाब जो है वो भर दिए गए हैं, किसी ना किसी का उस पर कब्जा हो गया है, क्योंकि तालाब मैक्सिमम ग्राम सभा की जमीन पे होती थी, और जो सबसे ज्यादा मजबूत होता था उस ग्राम सभा की जमीन को उसने कब्जा करके, है ना, अपना बना लिया कुछ। अब देखो फिर से सबको तालाब की आवश्यकता समझ में आ रही है। सरकार भी मनरेगा के तहत क्या कर रही है? गांव में तालाब खोदो, और उसका नाम अमृत सरोवर रख दे रही है, ठीक है ना। तो अमृत सरोवर रखने से थोड़ी पोखरा का नाम अमृत सरोवर है, वो वही कॉन्सेप्ट है। तो जो चीज को हमने समझा नहीं, उस चीज को हम क्या कर रहे हैं? पुनः उसका, तो आप क्या देख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि प्राकृतिक प्रवाह, उसके अंतर्गत झील, नदी, वन्य जीव, सबकी जो है रक्षा करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना को विकास करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? तर्क करना, तर्कवाद को बढ़ावा देना। तर्कवाद को बढ़ावा देने का मतलब क्या होता है? तर्कवाद को बढ़ावा देना यानी कि कोई भी ऐसी रूढ़िवादिता हो, कोई भी ऐसी चीजें हो जिसको कि हम परंपरा के हिसाब से मानते हैं कि सही है। जैसे कि नॉर्मली कुछ चीजें हैं, उसको समझिएगा, है ना। जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे घर में मान लो कि बर्थडे है और वो कहेंगे कि केक काटना है, तो घर वाले कहेंगे हमारे केक, घर में केक काटना सहता ही नहीं। ये बातें मैंने पहले भी कहा, होता है ना आप लोग के घर में, बहुत सब तैयार करते तो आपकी मम्मी कहेंगे कि नहीं, क्यों? पिछले में हमारे पेट में दर्द हो गया था। अब मम्मी ये नहीं बताएंगे सबसे ज्यादा केक चुरा के वहीं खाई थी, तो दर्द होगा ही, ठीक है। मम्मी ये नहीं बताएंगे सवेरे से दबा के खा रही थी, तो दर्द होगा ही, है ना। या घर में कोई और रहे, बोलेगा पेट दर्द करने लगा था, उसको जोड़ देंगे। कई जगह तुम ऐसी कुरीतियां देखते होंगे, जैसे कि जस्ट एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? महिलाओं को हम देखते हैं क्या कि जब मासिक धर्म चलता है तो उस समय हम क्या देखते हैं कि महिलाओं को जो है किचन में एंट्री मना कर दिया जाता है, पूजा पाठ से रोक दिया जाता है ना। अचार मत छूना, ये मत छूना, तुम्हारे छूते ही वो बर्बाद हो जाएगा। और गांव में तो कई जगह ये भी देखा जाता है कि कहा जाता है कि कोई फलदार वृक्ष है तो उसके पास मत जाने, तो फल खराब हो जाएंगे। तो ये क्या है? रूढ़िवादिता है, ठीक है। क्या है? रूढ़िवादिता है। ये गलत सोच है, जिस गलत सोच को भर दिया गया।
ऐसा तो नहीं है कि आज जब लड़कियां पढ़ने लगी हैं, जब एडवांस हो गई, घर से बाहर जाने लगी हैं, तो वो अचार नहीं छूती हैं, सब कुछ करती हैं। ठीक है, तो एक रूढ़िवादी सोच है। ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर जस्ट मैंने जो एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को इसलिए महिला के संदर्भ में लिया क्योंकि आपके आसपास आपके घर में हो रहा हो, आप खुद इस चीज को जान रहे हो, है ना। आप खुद इस चीज को देख रहे हो कि आपके घर में बहन होंगी या माँ होंगी, तो आप खुद देख रहे हो घर में जो दादी उदी रहेंगी वो ऐसे ही दिमाग दे देती हैं, ये मत करो। ठीक है। या खुद अच्छा धीरे धीरे अब क्या होगा, उसको संस्कार के अंतर्गत डाल दिया गया, तो लड़कियां खुद ही जो है उसको लेकर जो है कि नहीं नहीं, हम पूजा नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, तो कहा यह जा रहा है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आप चलिए, आप तर्क के साथ कोई काम कीजिए, आप रूढ़िवादिता के साथ जो है वो आगे मत बढ़िए। रूढ़िवादिता यानी कि पुराने विचारों को लेकर जो है वो आगे मत बढ़िए। क्लियर हो रहा है ना बात सभी को। चलिए, उसके बाद क्या है, मानववाद के बारे में बात कीजिए और ज्ञान अर्जन, मतलब जहां से ज्यादा ज्ञान अर्जित हो जाए। मानववाद के बारे में बात का मतलब क्या है, मानवता को लेकर आप आगे चलिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आप मानववाद को लेकर चले, आगे बढ़ते। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी कि जैसे आप अपने घर की संपत्ति को क्या करते हैं, बहुत सहेज के रखते हैं, लेकिन आप जैसे पहुंचते हैं तो क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ देखते हैं लोग क्या करते हैं, मस्त पेन निकालते हैं, माई ड्रीम IAS लिख देते हैं। अरे भैया वो तुम्हारा सामान नहीं है, काहे उसको गंदा कर रहा हो। देखोगे कई जगह, देखोगे सबने, हाँ, नोट किया हुआ है कई लोगों ने। ठीक है, माई ड्रीम कुछ तो लिख देते हैं फलनवा, और उसके बाद ऐसे दिल बना के तीर निकाल देते हैं खट से। अरे भैया यहाँ से तीर निकालोगे तो उसके यहाँ पास थोड़ी पहुंचेगा। ठीक है, कोई तुम्हारे अर्जुन का बाण थोड़ी कि सीधे जाके एकदम मछली की आंख में लगेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं। कई लोग जब जाते हैं लाल किला घूमने के लिए, कई लोग जाते हैं मतलब कि तुम्हारा ताजमहल घूमने के लिए, कहीं भी घूमने के लिए, तो उनको लगता है चलो भैया हम बना तो नहीं पाए लेकिन नाम तो लिख सकते हैं। तो ताजमहल में वो मुमताज़ो नहीं सोचे होंगे कि हमारे लिए जो शाहजहां बनवाए हैं उसके ऊपर आके जो है गांव का जो है ना, गांव का जो है कलुआ जो है उस पर आके अपना प्रेम का जो है वो बात करेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, ताजमहल में जो है मुमताज़ और शाहजहां की जगह पे जो है वो कोई और किसी के दिल में से जो है तीर पार किया रहता है। फिर उसके बाद पुरातत्व विभाग पहुंचती है और उसको साफ करती है ना। मतलब किसी और के प्रेम के दाग को मिटाता कोई और है ना। और फिर कहती है कि कुछ दाग अच्छे होते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है ना उसको सुरक्षित, जैसे आप लोग जाते हो, जैसे बस उसमें पहुंचोगे तो आप क्या करोगे, नाखून धीरे से सीट पे लगाओगे, खट खट खट। पता चला कि बलिया से पहुंचना है लखनऊ, तो बलिया से लखनऊ पहुंचने में 2 काम करते हो, एक तो लखनऊ पहुंचते हो और दूसरा जो उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बस होगी उसके अंदर का रुआ निकाल दोगे बाहर। ठीक है, महिलाओं का सीट होगा तो म लिखा रहेगा तो म को आप स्क्रैच कर दोगे और लिखा रहेगा खाली हिलाएं। ठीक है, ये हम देखते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती है ना। तो ये इससे क्या समझ में आता है, इससे आपका संस्कार समझ में आता है। कई जगह देखोगे पहले ट्रेन में जब आप जाते थे तो सबका मोबाइल नंबर लिखा रहता था, है ना। ठीक है, तो ये चीज क्या देखने को मिलता है, तो ये चीज यही देखने को मिलता है ना। तो जो चीजें अभी आपको मजाक में लग रही हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं सारी चीजें यही। इसके अलावा क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ेगा और उपलब्धि होगी। जैसा कि मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ, आप दुनिया को सुधारने में मत रहो, आप खुद को सुधार लीजिए, है ना। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, है ना। आप ये मत सोचो कि आप दूसरे को मत बदलने के चक्कर में पड़ो कि तुम ऐसे हो जाओ। भैया तुम छोड़ो उसको, वो अपने आप हो जाएगा, तुम पहले सही हो जाओ। ठीक है, तो मैं बार बार कहता हूँ, जब किसी से कहता हूँ कि भैया हल्ला मत किया करो, तो कहते हैं सर हम नहीं करते हैं, ये बोलता है। तो ये जब बोलता है तो हम बोलते हैं, तो हम कहते हैं भाई तुम ही अपना मुंह बंद रखो, है ना। ऐसे ही हल्ला एकदम शांति बनी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग के अंदर जो होता है वो क्या होता है कि अगर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, गांधी जी की सोच थी। आर्टिकल 40 के बारे में जब आप बात करोगे तो आर्टिकल 40 किसकी बात करता है, ग्राम सभा की बात करता है ना। आर्टिकल 40 जो ग्राम सभा है उसी आर्टिकल से 243 आया। ठीक है, जिसके अंदर पार्ट 9 और 9A आया, अनुभाग 11 और 12 आया, अनुसूची 11 और 12 आया, है ना। किसकी बात हो रही है, ग्राम पंचायत की। किसकी बात हो रही है, नगर पंचायत नगर पालिकाओं के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 40 जहां गांधीवाद विचार के साथ ग्रामों के विकास की बात थी, जहां गांधी जी क्या कहते थे कि भारत जो है वो गाँव का देश है, और गाँव अगर आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो देशों को आगे बढ़ाना है तो गाँव को समृद्ध कीजिए, गाँव में ही जो है वो क्या कीजिए, आप आर्थिक
समृद्धि लाइए, लोगों को रोजगार दिलाइए। और उसी को ध्यान में रखते हुए इस समय वर्तमान योगी जी की सरकार क्या कर रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ला रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि आपका पहले क्या है, आप अपने जिले को आगे बढ़ाइए, तो जिले को आगे बढ़ाएंगे तो वहां से पलायन रुकेगा, लोग आपके जिले में रहेंगे। अब थोड़ा सा इसको समझो, आपके जिले का कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में जाके कमा रहा है 20,000 रुपये, 18,000 रुपया या 20,000 रुपया वो वहीं खर्च कर दे रहा है, तो वो उस राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। अगर वही व्यक्ति अगर 15,000 भी आपके अपने जिले में कमाए और 15,000 रुपये यहाँ खर्च करे, तो वो आपके जिले की अर्थव्यवस्था में उसका विकास है, उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना। तो सिंपल सा चीज है, जो ये पलायन हो रहा है, जिस पलायन को रोकने की मुहिम मेरी भी है शिक्षा के माध्यम से, मैं इसी पलायन को रोकना चाहता हूं शिक्षा के माध्यम से, कि अगर यहाँ का एक बच्चा अगर दिल्ली पहुंच के उसके बाबूजी अगर उसको 20,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है, तो वो 20,000 रुपया क्या कर रहा है, दिल्ली सरकार के खाते में डाल रहा है, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगर वही बच्चा उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में डालेगा तो उत्तर प्रदेश का आगे बढ़ेगा। तो मैंने तो एक बच्चे की बात की, ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश से कई करोड़ बच्चे देश के अलग अलग भागों में जाते हैं और वो आपके राज्य से पैसा बाहर गया, और इससे क्या होता है कि वो राज्य जो है दूसरा जो है विकसित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, आप बार बार कहते हैं गुजरात काफी विकसित है, तो भैया आपके यहाँ से सूरत जब कमाने जाएंगे तो विकसित करेंगे ना भाई, खरीदेंगे वहीं। तो इसीलिए राज्य सरकार क्या कर रही है, पलायन रोकने का काम कर रही है अपने स्तर पर। हम क्या कर रहे हैं अपने स्तर पर, अगर आपका जिला विकास करेगा तभी तो आप, नहीं तो ऐसे ही कहोगे कि सब जिला जिला है ना, खाली गाते रह जाओगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। अगला, यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अब यही जो है वो आपका आर्टिकल 21(1) में आ गया है, जिसके बारे में बात करते हैं तो 86वां संविधान संशोधन है। 6 साल से 14 साल के बच्चों के बारे में बात की जाती है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार क्या कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को जो है वो शिक्षा का अधिकार जो है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब ये सारी बातें आपका कहाँ आई, ये सारी बातें जो है वो आपकी आई कहाँ, ड्यूटीज में। लेकिन सेम यही बातें आपकी कहाँ आई, डीपीएसपी में भी आई थी कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को जो है वो क्या करे, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। ये बातें डीपीएसपी में भी थी, है ना, और ये बातें मौलिक कर्तव्य में है। तो डीपीएसपी में किसके लिए थी, किसका कर्तव्य बताया गया था, राज्य का कर्तव्य। लेकिन यहाँ क्या बताया गया, माता पिता का कर्तव्य हो कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे। क्यों 6 साल से 14 साल, क्योंकि ये एक ऐसा समय है अगर वहां बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा तो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आर्टिकल 51 तक जो है वो आपने देखा है ना, क्लियर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, है ना, और 11 बजे, चलो रहने देते हैं।